थर्ड वन एक्सो सिस्टम, फोर्थ मैक्रो, एंड फिफ्थ वन इज क्रोनो सिस्टम। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है। ओके। तो एक्सो सिस्टम का मतलब होता है कि, हाँ, कि जहाँ पर चाइल्ड हैज नो कंट्रोल ओवर, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। जैसे कि किसी के पेरेंट्स कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली बच्चे पर, हाँ, उस पर उसका असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है उसके इमोशनल, उसके मेंटल लेवल पर। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है उसके विचारों में, उसके बिहेवियर पर, उसके पर्सनालिटी में। उसको हम एक्सो सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है बाय द इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? ये सर कम्युनिटी लेवल पे होता है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप, जैसे कि स्कूल का ही कमेटी को लेकर बैठ जाते हैं, सोसाइटी की कमेटी रहती है, उसमें जो सोशल वर्कर एक मीटिंग रखता है। नहीं सब नहीं है। देखो, मैक्रो सिस्टम का मतलब है कि एक इन्फ्लुएंस उस सोसाइटी का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कोई जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, या एथनिसिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट, ज्योग्राफिकल एरिया, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं बच्चे पे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, उसके विकास में। उसको हम बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। ठीक है। तो मेजो सिस्टम और जो माइक्रो सिस्टम है, उसके बीच में जो कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पर, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है पेरेंट्स की, एथनिसिटी, रीजन, रिलीजन, ज्योग्राफी, एरिया, वो सभी कभी ना कहीं फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हाँ, स्कूल की। नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई मेजर इवेंट घट जाए, कोई घटना घटती है, कोई कल्चरल चेंज आता है, सोशल चेंज आता है, तो उसका इन्फ्लुएंस पर्सन पर होता है। ओके। लाइफ टाइम, जैसे कि मान लीजिए कोविड के टाइम पे जो हम लोगों ने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, तो वो बाकी आने वाली जनरेशन नहीं करी, करा है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इम्पैक्ट हुआ, इफेक्ट हुआ, वो हम लोगों ने उसको अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। जैसे किसी कंट्री के अंदर बार हो जाए, कहीं पर कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई रिवॉल्ट हो जाए, अचानक से जो है इकोनॉमिक इन्फ्लक्स हो जाए, कुछ भी ऐसे सिविल राइट्स मूवमेंट आ जाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, करती है नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में, ओवरऑल पर्सनालिटी पर। ओके। वो 1-2 साल का जो पूरा का पूरा गैप होता है, या बोल सकते हैं इफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है पर्सन की पर्सनालिटी में। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, तो अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाना, या नौकरी चली जाती है किसी की सडन, तो वो कुछ समय तक उसका इम्पैक्ट रहता है, तो वो बदलाव, वो चेंज जो होता है, वो हम कोरोना सिस्टम में ले सकते हैं। ठीक है। कोई भी घटना घट जाती है अचानक से, दैट इन्फ्लुएंस पर्सन। तो ये सभी के सभी आपको पता रहने चाहिए, पांचों के पांचों, इस प्रकार से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर, यस सर। हम बात करते हैं लेवल ऑफ एरीज की, इन सोशल वर्क। लेवल ऑफ थ्योरीज में क्या क्या आता है, कौन कौन सी थ्योरी आती है, ये थॉमसन के द्वारा जो है क्लासिफाइड किया गया, एक्सप्लेन किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट लेवल होते हैं थ्योरीज के सोशल वर्क के अंदर। मतलब जो हम सोशल वर्क प्रैक्टिस में हम थ्योरी यूज कर रहे होते हैं, या जनरली, तो डिफरेंट लेवल होते हैं थ्योरीज के, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, या डिफरेंट बोल सकते हैं ब्रॉड टर्म में अगर हम देखें तो अलग थ्योरी यूज करते हैं। किसी प्रॉब्लम को समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम डिफरेंट थ्योरी यूज करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंट थ्योरी यूज करते हैं। कोई फैक्टर, कोई भी, जैसे कोई घटना घटती है कहीं पर, पॉवर्टी है या बहुत ज़्यादा, तो उसको हम समझने के लिए अलग टाइप की थ्योरी यूज करते हैं। तो अलग टाइप की थ्योरी होती है, डिफरेंट लेवल पे यूज करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी है बताइए। जैसे ग्रांड थ्योरी। ग्रांड थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली CW मिल के द्वारा जो है इसको क्वाइन किया गया, एक टर्म को ग्रांड थ्योरी। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ओवरऑल थ्योरी को कैटेगराइज किया गया है कि ये सभी थ्योरी इस कैटेगरी के अंदर आएगी। ओके, उसको हम ग्रांड थ्योरी बोल रहे हैं। तो ये टर्म क्वाइन की गई CW मिल्स के द्वारा।
ग्रांड थ्योरी का मतलब ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी होती है, या इसके माध्यम से हम जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं, या कोई बड़े स्केल पे हम जहाँ यूज करते हैं, बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम जहाँ जो थ्योरी यूज कर रहे होते हैं, उनको हम ग्रांड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत सारे उसमें डिफरेंट पार्ट्स में सब सिस्टम्स होते हैं, सभी कनेक्टेड होते हैं। तो इस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिस्टम थ्योरी यूज करते हैं। सिस्टम थ्योरी आपका क्या कहलाएगा? ग्राम थ्योरी कहलाएगा, क्योंकि हम बड़े स्केल पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो सोसाइटी के सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना, वो डाइवर्स सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना, वो भी आपका ग्रांड थ्योरी के अंदर आएगा। ओके, तो ग्लोबल सोशल चेंज जो हो रहा होता है बड़े स्केल पे, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम ग्रांड थ्योरी यूज करते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम थ्योरी हो गया, ये सभी आपका ग्रांड थ्योरी के अंदर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। दूसरा कौन सा होता है? मैक्रो, मैक्रो लेवल थ्योरी होती है, या इसको हम ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर, विद सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है। ओके, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की लाइफ पर। ठीक है, वो फैक्टर्स उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैक्रो लेवल थ्योरी यूज करते हैं, जो उससे छोटे लेवल पे होती है, जो कि जिसके माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सोसाइटी के अंदर क्राइम है, ओके, डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, सोशल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वाइड रेंज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैक्रो लेवल थ्योरी यूज करते हैं, ग्लोबल थ्योरी बोल सकते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी से हम समझ सकते हैं सोसाइटी के अंदर पावर डिस्पैरिटी है, इनक्वलिटी है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग ये मैक्रो लेवल थ्योरी यूज करते हैं, ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका कन्फ्लिक्ट थ्योरी हो जाएगी। यस सर, यस। और बाकी कोई भी थ्योरी जो होती है, उस कभी कभी उस थ्योरी से हम अ, सभी लेवल पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरी ऐसी होती है कि जिनसे केवल एक ओवरऑल व्यू मिलता है हमको, लेकिन जैसे कंप्लीट थ्योरी है या बाकी थ्योरी है, उससे हम नीचे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, या रीजन जान सकते हैं, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं, उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिनोमेना को। तो बस ये कैटेगराइज किया गया है कि किस लेवल पे थ्योरी होती है, एक ग्राउंड लेवल पे होती है, एक मैक्रो लेवल पे होती है, इसको हम ग्लोबल थ्योरी बोलते हैं। तीसरी नंबर की थ्योरी कौन सी है? मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है? एनीबॉडी? बताइए। जैसे कि सर मैंने ये जो है आर के बोलिए। मार्टिन ने दी थी मिडिल रेंज थ्योरी। हाँ, और इसका फोकस होता है लिमिटेड एरिया में, इसका फोकस होता है उससे संबंधित जो इशू होते हैं ठीक उस है, पर फोकस करती है। बिल्कुल। लिमिट मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको लेकर के उस फिनोमेना को जानना, समझना। कोई सामाजिक समस्या, प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे चाइल्ड अब्यूज है, तो वो एक स्पेशल पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, या सब्सटेंस अब्यूज है, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर, तो ये क्या है? पर्टिकुलर या बहुत ही पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेकर के उस फिनोमेना को जानना, सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, समझना, वहाँ पर हम लोग मिडिल रेंज थ्योरी यूज करते हैं, जो कि एग्जामिन करती है किसी भी इंडिविजुअल को, कि बाहरी चीजें, सोशल एनवायरनमेंट को, सभी चीजें किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है। ओके, जैसे कि माइक्रो सिस्टम में क्या होता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैक्रो सिस्टम में होता है कल्चर, सोसाइटी। तो ये सभी चीजें कैसे अफेक्ट कर रही है, उसको एग्जामिन करने के लिए, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है इस चीज को, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी फिनोमेना, किसी स्पेसिफिक सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोग मिडिल एज थ्योरी को यूज करते हैं। ओके, ये ग्रांड थ्योरी नहीं है, उससे छोटी है, लेकिन माइक्रो थ्योरी से ऊपर बोल सकते हैं। माइक्रो लेवल थ्योरी की जो समस्या होती है, उसको हम फोकस कर सकते हैं इसके माध्यम से भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सोशल जैसे इकोलॉजिकल थ्योरी है, तो उससे हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, माइक्रो। माइक्रो थ्योरी में क्या क्या आएगी? जैसे जो भी इंडिविजुअल लेवल पे होता है, सीबीटी है,
ठीक है, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी है, ये माइक्रो लेवल पे होती है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, बहुत प्रकार के बिहेवियर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि इम्पेक्ट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जैसे साइकोडायनामिक थ्योरी है या बाकी की जो है, इसमें इंडिविजुअली पे हम फोकस करते हैं, इमीडिएट इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं पर्सन के, वहाँ पर हम लोग माइक्रो थ्योरी यूज करते हैं। सर ये जो डिफरेंसेस एसोसिएशन थ्योरी होती है ये भी आ जाएगी इसमें माइक्रो में, जो डिफरेंशियल एसोसिएशन, सदरलैंड की थ्योरी है? देखो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी हम जनरली उसको मतलब देखो आ तो सकती है, लेकिन हम उसको अगर मिडिल रेंज में रखेंगे तो आई थिंक और सही होगा, क्योंकि उसमें हम केवल इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते हैं, फोकस करते हैं लेकिन ओवरऑल में हम समझ सकते हैं। ठीक है, और एक सोसाइटी को भी समझ सकते हैं, ग्रुप को भी समझ सकते हैं उससे। तो यहाँ पर जो माइक्रो लेवल थ्योरी का फोकस जनरली होता है कि हम पर्टिकुलर पर्सन पे या पर्सन की पर्सनालिटी या बिहेवियर पर फोकस करते हैं डायरेक्टली। तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि थ्योरी बहुत सारी ऐसी होती है जिनसे हम डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, वो थ्योरी फिक्स नहीं होती है कि वो केवल माइक्रो लेवल पे ही वर्क करेगी या मिडिल रेंज पे ही वर्क करेगी। उससे हम अलग अलग तरीके से अलग कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको हम डिफरेंट तरीके से समझते हैं। एक बोल सकते हैं कि आपका मैक्रो लेवल पे भी होता है, जिससे हम ओवरऑल सोसाइटी में इनक्वालिटी देखते हैं, या इसके अलावा हम उसके माध्यम से जो रेडिकल अप्रोच निकल के आई है उसके माध्यम से अब विद इन दी सोसाइटी हम चेक करते हैं ओके कि सोसाइटी में इनक्वालिटी है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, रेडिकल अप्रोच कैसे अपनानी है। तो एक थ्योरी वो जो होती है उसको हम डिफरेंट लेवल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल है ये कल बताने के लिए है कि किस लेवल में कौन सी थ्योरी आ सकती है और किस लेवल पर वर्क होता है एक थ्योरी का। ठीक है, तो कोई भी थ्योरी पर्टिकुलर एक ही लेवल में नहीं होती है, हो सकता है दो लेवल पे काम करे। ठीक है। ओके सर। हम्म। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी फैमिली है वो पॉवर्टी से जूझ रही है, एक्सपीरियंस पॉवर्टी कर रही है, तो मान लीजिए सोशल वर्कर आप जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो उसमें जो मैक्रो लेवल थ्योरी होगी जिसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि पॉवर्टी के कारण के व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है, तो उसको कारण को जानने के लिए थोड़ा आप बड़े स्केल पे समझेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपका मैक्रो लेवल कहलाएगा वो। उसका मिडिल रेंज में आ जाएगा कि आप क्या क्या इम्पैक्ट है, अब जब गरीबी है, पॉवर्टी है, तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फैमिली पर। ओके, उसको आप समझेंगे, फैमिली के मेंबर जो है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को जानेंगे समझेंगे, वो आपका उससे नीचे लेवल का आ जाएगा, उससे नीचे लेवल और आएगा माइक्रो में क्या आएगा, इंडिविजुअल लेवल पर, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, कि बच्चे जो है पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या उनका बाकी के जो फैमिली मेम्बर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सभी आपकी माइक्रो लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम अंडरस्टैंड करते जाते हैं नीचे। सर ये मिडिल रेंज थ्योरी में गार्डन थ्योरी भी है ना, गार्डन थ्योरी फॉर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर। गाइडेंस थ्योरी जी, गार्डन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर गाइडेंस थ्योरी स्ट्रक्चर मतलब इसी टॉपिक में है सर, मिडिल रेंज थ्योरी में। दिस इज द थ्योरी ऑफ लेवल। ठीक है, तो वो एक टॉपिक नहीं है, इसमें आप कोई भी थ्योरी जो कि इस लेवल पे काम करेगी उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको केवल ये समझना है, लेवल समझना है, थ्योरी नहीं समझना है। ये थ्योरी आपकी डिफरेंट लेवल पे काम करेगी, इस चीज को समझो पहले। यस ठीक है, सर यस। हाँ, आपको ये केवल लेवल जानना है कि किस लेवल, जैसे मैंने बताया कि आप पॉवर्टी कोई फैमिली एक्सपीरियंस कर रही है, तो एज ए सोशल वर्कर आप मैक्रो लेवल पे ये देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है, तो वहाँ पर आप वो मैक्रो लेवल कहलाता है। ठीक है, अब आप थ्योरी कौन सी यूज कर रहे हैं जो कि उससे समझ सकते हैं, वो अलग चीज़ है। मिडिल उससे नीचे आता है मिडिल एज, इसका मतलब है कि जहाँ पर आप देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है पॉवर्टी का फैमिली के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से वो उसको आप नीचे करते जाते हैं, मतलब डिफरेंट लेवल होता है। अब उसमें थ्योरी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, वो अगर दो दो रेंज में काम कर रही है, वो एक सेम थ्योरी हो सकता है, मिडिल रेंज में या माइक्रो लेवल पर भी काम कर सकती है। लेकिन कुछ थ्योरी ऐसी होती है जिनको आप समझ जाते हैं, सीबीटी है और या जो पर्सन सेंटर अप्रोच है, तो ये माइक्रो लेवल पे ही आएगी। ठीक है, तो कहीं पर यस एक सर क्लियर है। ओके, अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो जितनी भी थ्योरी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आई थिंक समझ समझ में आया होगा सबको, बेसिक बेसिक आइडिया कि क्या क्या थ्योरी है, थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए एग्जाम तक, 2 दिन अभी। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा, वैसे एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करने नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो मैच द फॉलोइंग के आते हैं, है ना। यहाँ थ्योरी का नाम लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है यार।
उसका नाम लिखा होता है, तो मैच द फॉलोइंग करना है या डायरेक्टली आएगा। तो वो सभी चीज़ें थोड़ी आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा ठीक है, ये सब थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अभी तो इसमें नहीं है कोई जो इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी बची होंगी कुछ ना कुछ, तो सब तो कवर नहीं है। तो एटलीस्ट ये सभी आप रिवाइज कर लेना, और बाकी ये सभी थ्योरी आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में मिल जाएंगी लगभग लगभग सभी। कुछ उसमें छूट गई होंगी तो वो आप पढ़ लेना, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें कवर कर दिया। ठीक है। यस सर, अभी यस। अभी इसके बाद देखिए थ्योरी हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, अभी यूनिट 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। तो उसमें कैसे आपको पढ़ना है, मतलब या तो ये है कि जो नोट्स हैं वो नोट्स को मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने शेयर किए हैं यूनिट 1 से 5 वाला, और 5 से 10 वो नोट्स हैं। ठीक है। उसी नोट्स को ओपन करके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। यस सर, यस सर। ठीक है। बाकी जो चीज़ें हम लोग अभी कवर किए हैं 2 दिन में उनको स्किप स्किप कर देंगे, तो वही थ्योरी अभी डिस्कस की है तो दोबारा क्या ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट मी शेयर द पीपीटी। और हाँ, एक चीज़ और है, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो प्लीज़ आप लोग उसमें जवाब क्यों नहीं दे रहे, अभी तो आप पूरा पढ़ चुके हैं, सिलेबस कवर हो चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी है, कोई देख ही नहीं रहा है क्वेश्चन को। तो आप लोग क्वेश्चन को ओपन करिए, वो पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका क्या आंसर होगा। सर कौन से ग्रुप में, टेलीग्राम में जिसमें हाँ, सारे मेंबर सभी लोग ऐड हैं उस पे, कि कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? सभी ग्रुप में वो वाले में नहीं है, देखो एक्चुअली अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर 50 ही स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं, मतलब एडमिन 50 बन सकते हैं, तो एक ग्रुप के अंदर 50 रहते हैं। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ दूसरे ग्रुप पर, तो प्लीज सॉल्व करिए, है ना, वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सॉल्व करिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया फिर इट इज बेटर टू ट्राई टू ओके सॉल्व, सर। है ना। सब लोग सॉल्व किया करिए, किसी का आंसर नहीं आते उस पर, एक दो लोग ही आंसर देते हैं क्वेश्चन में। सर तो जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ उस पे तो अभी लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। मैं देखता हूँ, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, ओके। आप लोग थोड़ा प्लीज सॉल्व करिए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए, हाँ गलत होगा वो अलग बात है, मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, है ना, कुछ क्वेश्चन इजी है, वो तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रहा है। सर यस। यस सर, अभी दिख रहा है। ये दिख रहा है। यस सर, यस। ठीक है। यूनिट 1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर सोशल वर्क के डिफरेंट मेथड दिए गए हैं, 6 मेथड है। 3 प्राइमरी मेथड होते हैं, इसमें आपका केस वर्क है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। केस वर्क का काम होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर काउंसलिंग देना, एडवाइस करना, हेल्प करना। ओके। उसके बाद आपका है ग्रुप ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में जैसे कि छोटा सा ग्रुप है, समूह है, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, वहाँ पर सोशल ग्रुप वर्क का यूज किया जाता है, मेथड का दिया जाता है मेथड। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उससे भी ज़्यादा लोग, जहाँ पर कोई विलेज है, कम्युनिटी है जहाँ पर, ओके, उनकी कोई समस्या है हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी समस्या है उसको लेकर के सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। दी जाता है 3 प्राइमरी मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी सोशल एक्शन आता है इसमें, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क रिसर्च। ओके। जहाँ पर देखिए इसको सेकेंडरी मेथड क्यों बोलते हैं और इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, आप लोग कोई बताएगा? Thank you very much.
बोलिए। सर प्राइमरी में बंदा इंडिविजुअल एक सोशल वर्कर कार्य करता है और उसमें जाना पब्लिकली कार्य करता है। ज्यादा पब्लिकली काम करता है मतलब? एक सोशल वर्कर डायरेक्ट काम करता है इसमें सर, प्राइमरी में। ओके। और सेकेंडरी में इनडायरेक्ट वे में भी कार्य करता है, डायरेक्ट वे में कार्य करता है, दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसलिए सेकेंडरी में आ जाता है। सोशल एक्शन, सोशल वर्क, रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली सोशल वर्कर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, वो एक्टिवली रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभी रहता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्केल पर उसका काम अलग होता है, एडवोकेसी करना या इस प्रकार के बदलाव करने के लिए बाकी चीज़ें, तो उसका वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है जितना बाकी तीनों में होता है, इसी वजह से इसको हम इनडायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं। एंड जैसे सोशल एक्शन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, या सोशल वर्क रिसर्च है, ओके, सेकंड सोशल वर्क कम्युनिटी के साथ मिलकर होता है। ठीक है। सोशल एक्शन का मतलब क्या होता है कि द स्टेप टेकिंग चेंज टू, मतलब बड़े स्केल पे कुछ बदलाव करना, चेंज करना, सोसाइटी के अंदर कुछ भी अगर ठीक नहीं है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाना है, तो हम सोशल एक्शन के माध्यम से चेंज लाते हैं। नई आइडियोलॉजी को जो है स्टार्ट करना है, या मान लीजिए कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है, कुछ बेहतर करना है, सोसाइटी के अंदर कुछ ठीक नहीं है, तो हम सोशल एक्शन का यूज करते हैं। जैसे कानूनी चेंज लाना, बदलाव करना, समाज के अंदर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करना होता है। ठीक है। सोशल पॉलिसी में बदलाव करना, इन्फ्लुएंस करना, उनको चेंज कराना, लोगों को अवेयर करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, वो मूवमेंट चलाए जाते हैं जो वहाँ पर सोशल एक्शन का यूज किया जाता है। ओके। एडवोकेसी कैंपेन वगैरह किए जाते हैं, वो आपके सोशल एक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है। सोशल वर्क रिसर्च का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टडी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि डायरेक्टली हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, कि आप सोशल केस वर्क या सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पहले स्टडी करनी होती है सिस्टमेटिक तरीके से कि क्या इश्यू है, उसको कैसे इंटरवीन करेंगे, प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग कैसे बन सकता है, उसके रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं समस्या को, प्रॉब्लम को इफेक्टिव तरीके से उसको इंटरवीन करने के लिए। तो पहले हम पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कि कोई भी जैसे स्पेसिफिक इंटरवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो पहले उस पर स्टडी होती है कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे बड़े स्केल पर, अगर हम कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितने लंबे समय तक क्या इम्पैक्ट होगा उसका, उसकी इफेक्टिविटी चेक की जाती है। देन उसके बाद हम पर कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसके लिए रिसर्च की जाती है। वो चीज़ आपका सोशल वर्क रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होता है कि जो भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो प्रोग्राम या सर्विसेज दी जाती हैं उनका सही तरीके से मैनेजमेंट हो, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ताकि जो डिलीवरी है सर्विसेज की, जो दी जा रही है पब्लिक को, लोगों को, वो सही तरीके से पहुंच पाए। जो रिसोर्सेज हैं, एलोकेशन सही तरीके से हो, वो सभी चीज़ें मैनेजरल लेवल पे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है सोशल वर्क की, जो कि यहाँ पर ग्लोबल डेफिनेशन विच इज अप्रूव्ड बाय द एफएसडब्ल्यू। इसी इसके कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, तो याद रखना। ठीक है। सोशल वर्क इज द प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। इसका मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं, या जो भी डिसिप्लिन में, एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ साथ वो प्रैक्टिस में भी लाते हैं, तो ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, क्योंकि हमको ये डिग्री भी मिलती है पढ़ते भी हैं उसका, और वो प्रैक्टिस में भी लाते हैं। सो दैट इज प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। इसका काम होता है समाज के अंदर सोशल चेंज लाना, सामाजिक विकास करना, सोशल कोहेजन, सोशल सामाजिक एकजुटता, और एम्पावर करना लोगों को, लिबरेट करना फ्रॉम द पॉवर्टी, फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके। एंड सोशल वर्क जो है वो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डाइवर्सिटी जो है कल्चर की, उसको रिस्पेक्ट करना। दिस दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे बोल सकते हैं, सोशल साइंस या ह्यूमनिटी, या बाकी इंडिजिनस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि जो भी चैलेंज लोग फेस कर रहे होते हैं, तो उनको हम सॉल्व एड्रेस कर पाए, सॉल्व कर पाए, और वेलबींग को प्रमोट करना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसमें से एक्चुअली क्वेश्चन जो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आ सकता है, आपने क्वेश्चन देखा हुआ शायद, कि वो तीन चार यहाँ पर टर्म दी रहती है, जैसे सोशल चेंज है, सोशल डेवलपमेंट है, सोशल कोहेजन है, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन है। इनमें से कौन सी जो है किसको प्रमोट नहीं करता है, तो आपको पांच छह टर्म दिए दिए जाएंगे, और उसमें से ये आपको देखना होगा कि कौन कौन सा है। ध्यान रखना, सोशल चेंज है, सोशल डेवलपमेंट है, सोशल कोहेजन एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, ये पांचों है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल भी हो सकता है उसमें आ जाए क्वेश्चन में, अगर कुछ नया करेंगे तो ये बेसिक चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, एकेडमिक डिसिप्लिन।
ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है सोशल वर्क के, बताइए आप लोग। सोशल वर्क के प्रिंसिपल बोलिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, क्या सोशल क्या क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिजिनियस नॉलेज, एक्सेप्टेंस, और उसके अलावा इंडिविजुअलिटी। ये तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। कम्युनिकेशन, ये भी होता है सोशल वर्क में। इसके अलावा इवेल्युएशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। ओके, ताकि उसको मौका मिले, क्लाइंट को उसके पास फ्रीडम हो कि वो क्या उसको चूज करना है, क्या है उसकी चॉइसेस, वो खुद डिसाइड करे। सोशल वर्कर विल हेल्प एंड मेंटर एंड गाइड ओनली। उसके बिहाफ पे वो डिसीजन नहीं लेगा सोशल वर्कर। क्लाइंट को है अधिकार, वो खुद डिसीजन लेगा। कंट्रोल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ओके, सोशल वर्कर को इन्वॉल्व होना है, बहुत ही सेंसिटिव है। कॉन्फिडेंटली, हाँ। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी है। मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि सोशल वर्कर को बताई गई है, उसको प्रेजेंट करना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को बताना नहीं क्लाइंट के रिगार्डिंग, तब तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इतनी ज़्यादा से। पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, हाँ, ये भी है उसमें। ये आपके लगभग जनरली 7 जो है प्रिंसिपल, इसमें सोशल वर्क प्रैक्टिस में, सॉरी, सोशल वर्क में हम जनरली पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलिटी, कम्युनिकेशन, नॉन जजमेंट एटीट्यूड, कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एलिजिबल पुअर लॉ 1601। इसके अलावा सोशल वर्क में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब जो भी सीरीज ऑफ एक्शन दिए जाते हैं, बोल सकते हैं कि उसमें क्या क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, जो स्टेजेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। वो किसी को अगर पता है तो बताइए। तो नोट्स में नहीं है वैसे। सर उसमें सबसे पहले इनटेक होता है, फिर स्टडी होता है, हाँ, इंटेक होगा पहले, सबसे पहले एडमिशन होगा, उसको इंटेक बोलते हैं, फिर एंगेजमेंट करते हैं। स्टडी होगा, फिर डायग्नोसिस होगा, ठीक है, इंगेज, उसके बाद आपका स्टडी हो गया, डायग्नोसिस असेसमेंट करते हैं। उसके बाद प्लानिंग करना, फिर उसको ट्रीटमेंट देना, इंटरवेंशन करना जिसको बोलते हैं, एवेल्युएशन करना, टर्मिनेशन करना। दीज आर द सम स्टेप्स। तो बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। उसमें से आपको 2-3 स्टेप आ जाएंगे, आपको उन्हीं में से दिखाना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत। कभी कभी सातवां स्टेप नहीं आएंगे, 6 स्टेप नहीं आएंगे, तो आपको अगर 3 दिए हैं, 3 में से आपको क्रेम में लगाना पड़ेगा, 4 दिए हैं तो 4 में लगाना पड़ेगा, तो आपको पूरे पता रहने चाहिए। ठीक है। इंगेजमेंट, असेसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन। ठीक है, हाँ, दीज आर द स्टेप्स। नेक्स्ट इसमें जो है एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601। ये बेसिकली लॉ बनाया गया था ताकि जो भी उसके पहले जो पुअर को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस की जाती थी, उसको एक फॉर्मल रूप देना। जैसे कि लोग कोई कानून बना दो, पहले एक होता है कि हम मदद कर रहे हैं किसी को, वैसे ही इनफॉर्मल तरीके से, फिर सरकार को लगा कि हम कहीं इसके लिए एक कानून बनाए और बेहतर तरीके से जो है एक फॉर्मल तरीके से लोगों की उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वास्तव में जिनको जरूरत है। ओके, उसको लेकर के ये कानून को बनाया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि गरीबों को जो है कैटेगरी कैटेगराइज कर दिया गया। सर, इंटरवेंशन को, इंटरव से मतलब होता है इंटरवीन करना। इंटरवीन कैसे करेंगे, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट देना। देखिए, एक प्लान प्लान बनाया जाता है। ओके, और जैसे कि पर्सन को काउंसलिंग देना, उसके फैमिली को बताना, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सर्विसेज दे सकता है सोशल वर्कर या वो, और ये सभी चीज़ें आपको एड्रेस करने के लिए क्या क्या नीड्स है, क्या जरूरत है, वो सब चीज़ें आपको ट्रीटमेंट के अंदर होती हैं, इंटरवेंशन करना होता है। जैसे एक डॉक्टर इंटरवीन करता है, बस यू जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ डॉक्टर एंड द पेशेंट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड।
ओके, देन इसके बाद आपका, हाँ, तो यहाँ पर पुअर को कैटेगराइज किया गया उन्होंने जो है, गरीब की 3 कैटेगरी बना दी। एक है आपका इम्पोर्टेंट पुअर, एबल्ड बॉडी पुअर और आइडल पुअर। इम्पोर्टेंट पुअर का मतलब क्या होता है? जो भी काम नहीं कर सकते, जो सिक हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, ब्लाइंड हैं, किसी भी रूप से जो है डिसेबल्ड है, तो उनको हम इम्पोर्टेंट पुअर की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उनको आर्म हाउस में रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका एबल्ड बॉडी। एबल्ड का मतलब होता है जो काम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, एबल्ड बॉडी, जिसको बोलते हैं स्टडी वेगर, कामचोर टाइप के, मतलब जो लोग, जिनको फोर्सफुली काम कराना पड़ता है, उनको वर्क हाउस में रखा जाएगा और उनको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, इसको एबल्ड बॉडी पुअर बोलते हैं। तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करना चाहते नहीं, उनको जो मिलता रहता है फ्री में तो उसको एक माध्यम से अपनी जीविका चलाते रहते हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के बाद उनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया कि जो लोग काम कर सकते हैं एटलीस्ट उनको काम करना चाहिए, वो नहीं करेंगे तो उनको जेल में रखा जाएगा और जो वर्क हाउस है या जो करेक्शन हाउस है वहाँ पर रख करके उनसे काम कराया जाएगा। तीसरा है आइडल पुअर। आइडल पुअर का मतलब क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, डिपेंडेंट बच्चे है ना, कम उम्र के बच्चे हैं, या तो वो कैसे काम करेंगे? वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्क या इस प्रकार का वर्क होता है, तो उनको अलग कैटेगराइज किया गया आइडल पुअर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी इनके द्वारा बनाई गई। क्लियर है? ये कैटेगरी याद रखना, एग्जाम में कैटेगरी आती है तीनों। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग वही एक्सप्लेनेशन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड फाउंडेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट? बेवरेज रिपोर्ट, तो इसमें से राइट आंसर बेवरेज रिपोर्ट है। तो बेवरेज रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, बेवरेज रिपोर्ट क्या है। विलियम बेवरेज के द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसका फुल नेम क्या है बताइए एनीबडी? किसका फुल नेम सर? बेवरेज रिपोर्ट का। सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विस। विलियम बेवरेज के द्वारा जो है वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, और उनके द्वारा एक कमेटी बना करके गवर्नमेंट को दी गई। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के अंदर हमको बदलाव करना है, अगर चेंज लाना है और वेलफेयर प्रमोट करना है, एड्रेस करना है लोगों की समस्याओं को, तो हमको ये रिपोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म थे। रिफॉर्म मतलब उन्होंने बात की थी 5 बड़ी समस्याओं की, कि ये जो 5 बड़ी समस्याएं हैं सोसाइटी के अंदर, उनको अगर हम एड्रेस करेंगे तो समाज के अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो जिसको उन्होंने बताया सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण एंड सोशल प्रोग्रेस। ओके, तो उस विजन को लेकर के इन्होंने रिपोर्ट को तैयार किया था। वो बताया था कि ये 5 एरिया है, अगर इन 5 एरिया पे हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है हमारे पास, प्लीज म्यूट कर लीजिए, तो हम बड़ी समस्याओं को टैकल कर सकते हैं और आसानी से जो है बदलाव कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये कि इन्होंने सिस्टम बना करके दिया। इसमें 5 बड़ी, जो 5 जाइंट हम बोलते हैं उसको, उसकी चर्चा की। इसमें पहला है, इसमें बांट है। दूसरा है डिजीज, इग्नोरेंस, स्कूलर एंड आइडलनेस। वांट मतलब जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की जरूरत है, उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो देयर इज अ नीड फॉर एडिक्वेट इनकम फॉर ऑल। ओके, तभी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सोशल इंश्योरेंस एंड एडिक्शन बिल्कुल सही है, सही है। और दूसरा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है कि लोग लोग बीमार हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं डिजीज को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो देयर इज अ नीड टू एक्सेस टू हेल्थ केयर, ताकि सभी लोग हेल्थ केयर एक्सेस कर पाएं। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर लोग बीमार होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर उनके पास इनकम नहीं होगी, तो वो पूरा एक साइकिल बन जाएगा। तो बीमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी समस्या है 5 जाइंट में से। तीसरा इग्नोरेंस, मतलब ज्ञान। लोगों के पास ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, स्किल्स नहीं है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे? उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी तब भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो नीड टू एक्सेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सबको शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एजुकेशन, शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया और इनकम हो गई। फोर्थ नंबर पे है स्कूलर डेट, मतलब देयर इज अ नीड फॉर एडिक्वेट हाउसिंग, हाउसिंग इंश्योर करना। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्कीम है हाउसिंग को लेकर के? प्रधानमंत्री आवास विकास योजना। तो ये तो अभी हम लोगों के पास स्कीम है इसलिए हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है 1942 के टाइम पे उस टाइप की स्कीम नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने जब बना करके दिया है प्रपोजल, ड्राफ्ट तैयार करके दिया, तो एक बोल सकते हैं बहुत ही अलग टाइप का ये वेलफेयर स्कीम था, सिस्टम था, जिसके माध्यम से काफी कुछ बदलाव हो सकता था या हुआ। नेक्स्ट है आइडलनेस। आइडलनेस मतलब होता है आलस्य। सो देयर इज अ नीड फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, और लोग बेरोजगार होंगे तो क्या ही होगा, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना। जैसे इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द नरेगा।
तो जो अनस्किल्ड लेबर है, उनकी जो कुछ काम नहीं है, तो एटलीस्ट वो कुछ दिन तो काम करेंगे, तो उनको रोजगार इंश्योर करना। तो ये 5 बड़ी समस्याएं जो कि थी, इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का, जिसके माध्यम से इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे और रिफॉर्म कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर, सामाजिक पुनर्निर्माण कर पाएंगे और सोशल प्रोग्रेस हो पाएगी। क्लियर है? तो ये जो है, ये रिपोर्ट को माना जाता है यूके के अंदर मॉडर्न सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन के रूप में। ये फाउंडेशन थी, इसके बाद शुरुआत हुई कि किस प्रकार से हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं कानून के रूप से। क्लियर है सभी को? यस नेक्स्ट सर, यस क्लियर। सर। नेक्स्ट है लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1869 में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? ऑक्टाविया हिल एंड सैमुअल बर्नेट के द्वारा। दो फाउंडर माने जाते हैं जो हाउसिंग रिफॉर्मर थे, ऑक्टाविया हिल, इनके द्वारा एक सिस्टम तैयार किया गया था, इसका नाम था फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग। ओके, या फ्रेंडली वेस्टर, क्या मतलब जो स्लम हाउस था, स्लम को कैसे इंप्रूव करना, बेहतर करना, उसके लिए ऑक्टाविया के द्वारा ये सिस्टम लाया गया। और सैमुअल अगस्टस बर्नेट के द्वारा टोनी हॉल की स्थापना की गई। टोनी हॉल का मतलब क्या बताइए? तो काइंड ऑफ सेटलमेंट हाउस, जिनके द्वारा अ, मतलब एक सिस्टम बनाया गया कि जो भी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, जो वेल्दी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, वो सेटल होंगे कहाँ पर? स्लम एरिया में। तो उनको इसमें दोनों का बेनिफिट है। एक तो जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में उनको पता चलेगा, लाइव एक्सपीरियंस देखेंगे, क्या गरीबी है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझ पाएंगे। और जो गरीब लोग हैं या जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, तो उनकी समस्या भी सॉल्व हो पाएगी। सो दे कैन सॉल्व द, इसमें दोनों का बेनिफिट था, तो उसको लेकर के इन्होंने ये इस प्रकार से एक बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेटलमेंट बनाया, जिसमें इन्होंने फोकस किया कि किस प्रकार से जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम एक्सपोजर करा सकते हैं स्टूडेंट को वहाँ पर सेटल करा करके। ओके, तो उसका ये मेन फोकस था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है यूएसए द चैरिटी ऑफ सोसाइटी, सीएस मूवमेंट। यूएसए के अंदर जो सीएस मूवमेंट स्टार्ट हुए 1877 में, बफेलो न्यूयॉर्क। के क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, अभी जून में आया था ना इसका क्वेश्चन। फाउंडर कौन है? यस सर। तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा। अम्ब्रीन गुरनीत के द्वारा ये इसको स्टार्ट किया गया बफेलो के अंदर। इसका मतलब क्या है? देखो, चैरिटी ऑफ सोसाइटी का मतलब यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था, इसका फोकस था कि जो भी पॉवर्टी या जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर, उसको ठीक करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका अपनाना। एक चैरिटी होता है कि हम ऐसे ही किसी को मदद कर देते हैं, कैरिटेक चैरिटी जिसको बोलते हैं, कि जिसको जरूरत है पैसे की, उसको पैसा दे दिया, इन सिंपल वे। तो इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का फोकस था कि हम साइंटिफिक वे में एक रैशनल तरीके से लोगों की मदद करेंगे, इस प्रकार से उनको उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी समस्या किस प्रकार की है, और उसको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी जो लोगों को वास्तव में जरूरत है। तो साइंस का यूज करेंगे हम सोशल वेलफेयर के अंदर। तो एक अप्लाइड इन्होंने एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या कैरिटेक चैरिटी को रिप्लेस किया रैशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लोगों की मदद करना, हेल्प करना। ओके, उसके लिए जो है इनके द्वारा फेलो के अंदर 1877 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, सेटलमेंट सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट हुए 1886 के अंदर, और न्यूयॉर्क के अंदर। तो इसका क्या फोकस था? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सीयूएस स्टैंड, अरे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। सीयूएस का मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी होता है। सर ये लास्ट टाइम आया था इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन पेपर में, ये थोड़ा स्किप हो गया। ओके, जेम्स एडम, बिल्कुल। एलन गेट्स सिस्टर के द्वारा इनको तो इसको स्टार्ट किया गया था, शिकागो हल हाउस इसको बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट हाउस बनाए गए और उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और माइग्रेशन हो रहा था, तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो उसको लेकर के सोशल सर्विस, सोशल एडवोकेसी देने के लिए सेटलमेंट हाउस में को स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं उस टाइम पर, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम, उसको लेकर के ये स्टार्ट किया गया था।